हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी मोहित अग्रवाल एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 लाख की लिमिट जो है जीएसटी के अंदर और कंपोजिशन स्कीम जो कि 75 लाख 75 लाख की स्कीम जीएसटी के अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट विद 20 लाख। जो 20 लाख की लोग स्कीम्स कह रहे हैं वो स्कीम नहीं है, बेसिकली वो एग्जेम्पशन है। अगर आपकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख तक है या उससे कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी के अंदर। तो वो इट इज़ नॉट अ स्कीम, इट इज़ एग्जेम्पशन लिमिट। ये आपको छूट दी है सरकार ने कि आप 20 लाख तक अगर आप छोटे व्यापारी हैं बेसिकली तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम 75 लाख की स्कीम के अंदर, जो कि कंपोजिशन स्कीम या कंपाउंडिंग स्कीम के नाम से जानी जाती है। सो इसके अंदर क्या है, हमें ये बात डिस्कस करेंगे अब। सो कंपोजिशन स्कीम ये है, अगर आपकी पिछले साल में टर्नओवर 75 लाख तक है यानी या उससे कम है तो आपको कंपोजिशन स्कीम का फ़ायदा इस साल मिल सकता है। अगर आपकी टोटल टर्नओवर एक्सपेक्टेड टर्नओवर जो इस साल है वो 75 लाख या 75 लाख तक रहेगी। सो इसके अंदर आपको क्या है, 1% ऑफ टैक्स पे करना है, यानी स्पेसिफाइड परसेंटेज जो सरकार ने तय कर रखी है वो 1% है। इसके अंदर 0.5% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और 0.5% स्टेट गवर्नमेंट को देना है। यानी कि अगर आप टोटल टर्नओवर साल में 65 लाख रुपए करते हैं तो 65,000 रुपये टैक्स बनता है, जिसके अंदर से हाफ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट रखेगी एंड हाफ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। सो ये लिमिट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है। ये लिमिट जो है कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो मिली हुई है वो 3 टाइप के डीलर्स को मिलेगी बेसिकली इसके अंदर। पहले जो होंगे ट्रेडर्स होंगे, दूसरे जो होंगे मैन्युफैक्चरर्स होंगे, तीसरे जो होंगे रेस्टोरेंट होंगे। तो सबके लिए सरकार ने अलग अलग परसेंटेज डिफाइन करी है। जैसे कि ट्रेडर्स के लिए 1% है, यानी 0.5 स्टेट गवर्नमेंट, 0.5 सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए 2% है, तो 1% इज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और जो अगला 1% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इन केस ऑफ रेस्टोरेंट तो आपको 5% देना है, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट, 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आपको ये अंदर जो 75 लाख की लिमिट होगी ये पैन इंडिया बेसिस होगी, यानी कि अगर आपके मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन है, अगर आपके पास 4 रजिस्ट्रेशन है दिल्ली, हरियाणा, मुंबई और गुजरात, तो आपको चारों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन तो लेना है ही। लेकिन ये जो 75 की लिमिट है ये आपको चारों में एक्यूमुलेट करके देखी जाएगी, यानी चारों को जोड़ के देखी जाएगी, सिंगली अलाउड नहीं है। सो जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसके अंदर वो आपको मिलेगा नहीं, यानी कि जो भी आप परचेज़ करोगे उस पर टैक्स पे करोगे वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होगा, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप किसी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, तो आप टैक्स कलेक्ट कैसे करोगे सॉरी। तो आपको रेदर बिल ऑफ सप्लाई यूज़ करना है उस केस में, जिसके अंदर आप एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अपना मार्जिन ऐड करके उसके अंदर 1% और कॉस्ट ऐड करके आप कस्टमर से चार्ज कर पाएंगे। और दूसरा ये कि आप इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन से तो ले सकते हैं, इनपुट नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी परचेज़ करोगे तो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा उसको। से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी छोटे दुकानदार से सामान खरीदा 10,000 रुपये का, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको, और वो 12% से टैक्सेबल आइटम है, तो आपको 1,200 रुपये जो है अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा, उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा आपको। सो और सेम इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर आप किसी सर्विसेज से लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंजीनियर जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, तो उससे सर्विसेज लेते हैं तो भी आपको सर्विस टैक्स जीएसटी पोर्शन जो होगा आपको जेब से जमा कराने पड़ेगा, जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये होता है कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन पर्सन है। इस स्कीम के लिए सब लोग एलिजिबल हैं एक्सेप्ट दीज, मतलब इनको छोड़ के सब लोग इस स्कीम को ले सकते हैं। यानी कि जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करेगा, यानी जो दिल्ली से बाहर माल बेचेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज तो होगी नहीं यहाँ पे क्योंकि, लेकिन एक सर्विस है फूड रेस्टोरेंट वाली, लेकिन वो जनरली दिल्ली से बाहर प्रोवाइड नहीं करोगे आप। तो आप इस केस में अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको इस कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, यानी जो गुड्स एग्जेम्प्टेड है जीएसटी के अंदर, अगर उनकी सप्लाई करो तो भी आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी है फूड रेस्टोरेंट, यानी फूड रेस्टोरेंट के केस में 1% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। और अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक स्नैपडील, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अगर इनके थ्रू अगर माल को बेच रहे हो
तो भी आपको कंपोजिशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अंदर आपकी जो रिटर्न है वो क्वार्टरली जाएगी इंस्टेड ऑफ 3 रिटर्न्स मंथली GSTR 1 2 3 जो आपकी नॉर्मल स्कीम के अंदर है। इसके अंदर आपकी एक रिटर्न जाएगी क्वार्टरली, यानी 3 महीने में एक रिटर्न, साल में 4 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, यानी 5 रिटर्न पूरे साल में जाएंगी इसके अंदर, जो कि आपको फाइल करनी होगी 18 तारीख को क्वार्टर एंड के बाद। यानी जून क्वार्टर एंड होता है तो 18 जुलाई, सितंबर एंड होता है तो 18 अक्टूबर, ऐसे आपको रिटर्न फाइल करनी है। GSTR 4 फॉर्म है जिसके अंदर आपको अपनी सेल और परचेज़ बतानी है और रिटर्न फाइल कर देनी है और अपना 1% टैक्स जमा करा देना है, या 2% या 5% एज द केस में भी, जिसमें भी आप कवर होते हैं। उसके बाद होता है कि अगर आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, अगर आप किसी और एक्ट में पहले रजिस्टर्ड थे और अब इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST, यानी कि 1 जुलाई से 30 दिन काउंट करोगे तो आपको 31 जुलाई तक आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CMP 01, ठीक है। उसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा TRAN 1, जिसके अंदर आप अपने सप्लायर्स जिनसे आप माल खरीद रहे हो और जिनसे आपने इनपुट लिया है उसकी डिटेल देंगे। उसके बाद आपको एक और फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है GST CMP 03, जो कि विदिन 60 डेज ऑफ ऑप्टिंग ऑफ कंपोजिशन है, ठीक है। इसके अंदर आप डिटेल बताओगे अपने सप्लायर्स की और इनवर्ट सप्लाईज की, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि अगर कोई नया कंसर्न है, यानी कि जो पहले कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं था, अब नया पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहा है और कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहा है, तो उस केस में आपको CMP 01 फाइल नहीं करना, उस केस में आपको REG 01 फाइल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए भी यही फॉर्म है, लेकिन आपको इसके अंदर कंपोजिशन पे टिक करना पड़ेगा, तो आपका ये फॉर्म कंपोजिशन में चला जाएगा। उसके बाद ये है कि आपको कंडीशंस क्या हैं और रिस्ट्रिक्शंस क्या है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। तो वो है कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं हो सकते, यानी कि जो से फॉर एग्जांपल मैंने दिवाली पे काम करता हूँ, मैं दिवाली पे माल खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये रेगुलर पर्सन को मिलेगा। प्लस ये नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा, ये रेजिडेंट को ऑप्शन अवेलेबल है खाली, यानी नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर कंपोजिशन में आना चाहे तो वो नहीं आ सकता। दूसरा ये कि अगर आप ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड मैंडेटरी टू मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, यानी कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं तो आपको अपने साइन बोर्ड पे लिखना पड़ेगा या फिर अपने नोटिस पे लिखना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको सब पे मेंशन करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन मैं हूँ, यानी आपको कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपना टाइटल वहाँ पे लिखना पड़ेगा, सो डैट कि जो पार्टी आपसे माल खरीदे उसे पता चल जाए कि आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद होता है कि अगर आप सीज टू सेटिस्फाई दी कंडीशन है, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं जो कि कंपोजिशन की स्कीम के लिए है, से फॉर एग्जांपल कंडीशंस क्या आती है, अगर आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल बेच रहे हैं तो आप फेल कर गए, या फिर आपने दिल्ली से बाहर माल बेच दिया दिल्ली के डीलर बन के, तो भी आप फेल कर गए, तो उस केस में आपको क्या होगा, CMP 04 विदिन 7 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ सच इवेंट, यानी कि 7 दिनों के अंदर अंदर जब आपने ऐसा काम करा, आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, फेल कर दी, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, उसके बाद आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजरल पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये है, प्लस रेट में डिस्कस कर चुका, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। 1 to 5 रेट है, ट्रेडर्स के लिए 1 है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए 2 है एंड रेस्टोरेंट के लिए 5 है। तो इसके अंदर आपका एक क्वेरी और है कि हमारा जो टैक्स है वो बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग इज़ डैट कि आपको जब कॉम्प्लेक्शन ख़त्म कर रही है गवर्नमेंट आपके लिए,
तो आपको बेनिफिट क्यों मिलेगा? मतलब आपके लिए सारी आपने परचेज़ करी, उसको बेच दिया, तो उसका इनपुट कैसे मिलेगा? आप एक बात बताओ, अगर 12% से अगर आप माल खरीद रहे हो और आप बिल पे चार्ज नहीं कर रहे हो, या 1% चार्ज कर भी रहे हो, तो 11% का तो गवर्नमेंट का लॉस है उसके अंदर। तो ये छोटे ट्रेडर्स के लिए, जो अल्टीमेट रिटेलर्स हैं, जो माल बेच रहे हैं, और माल किसको बेच रहे हैं? अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, जो खुद उसे उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आगे सेल नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं आपको अल्टीमेटली क्रक्स बताऊं तो ये है, अगर आपकी जो सामने वाला परचेज़र है वो आपसे टैक्स इनवॉइस मांगता है, या फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है, तो उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी चाहिए। रीज़न इज़ बीइंग कि जो भी आपसे माल खरीदेगा वो उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट का। क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप कंपोजिशन डीलर है। दूसरा ये कि उसको महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि आप किसी और से ख़रीदेंगे तो उसमें आपको इनपुट भी मिलेगा, और इससे ख़रीदेंगे तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा और महंगा भी मिलेगा। तो दैट इज़ वाई, दिस इज़ द रीज़न कि आपसे कोई माल नहीं परचेज़ करना चाहेगा। सो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।